हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट वेद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य की स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज की टेस्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो अब तक 2001 से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके आने की प्रबल संभावना है। अगर हम रीति की बात करें तो रीति शब्द का प्रयोग काव्य रचना की विशेष पद्धति के लिए होता रहा है। तो रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों के आधार पर की गई है। रीति ग्रंथ का तात्पर्य उन काव्य शास्त्रीय ग्रंथों से लिया जाता है जिनमें काव्यांग यानी कि अलंकार, रस, छंद, नायिका भेद के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। रीतिकाल में रीति ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति प्रमुखता से पाई जाती है, क्योंकि इस काल के अधिकांश कवि राजाश्रय में रहते थे और अपनी प्रतिभा का लोहा तभी मनवा पाते थे जब वे कोई रीति ग्रंथ लिख सके हों। रीतिकाल को अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कला काल। अगर हम रीत काव्य के भेद की बात करें तो रीत काव्य के 3 प्रमुख भेद हैं: रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीत सिद्ध काव्य। रीतिबद्ध में वे कवि आते हैं जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ लिखा हो, जैसे भूषण, मतीराव, देव, केशव, ये रीतिबद्ध कवियों के वर्ग में आते हैं। अगर हम रीति मुक्त काव्य की बात करें तो काव्य शास्त्र में नियमों लक्षणों से मुक्त काव्य रचना करने वाले रीति मुक्त काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर ये कवि आते हैं। अगर रीत सिद्ध का बात करें तो रीत सिद्ध में वे आते हैं जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, किंतु रीति की जानकारी का उपयोग करते हुए उन्होंने काव्य रचना की है। अगर हम बिहारी की बात करें तो बिहारी रीत सिद्ध कवि थे, क्योंकि बिहारी सप्तही में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? नंददास, सूरदास, परमानंद दास, छीत स्वामी ये नहीं है। बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, मैथिली शरण, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहनलाल द्विवेदी, जायसी, मंझन, विद्यापति या चंद्रबरदाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण ये रीतिकालीन कवि हैं। इनके अलावा रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर ये भी रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं मुख्य कवि खुसरो, रहीम, पलटूदास या मतीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतीराम। रीतकाल के मुख्य कवियों में मतीराम का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। जन्म काल के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में, लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खान तथा माता सुल्ताना थी। नेक्स्ट देखते हैं घनानंद को। तो घनानंद का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में बुलंदशहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। देखते हैं रसलीन को। जो रसलीन है, इनका जन्म 1689 में हुआ था। इनके पिता सैयद मोहम्मद बाकर थे। इनका पूरा नाम सैयद गुलाब नबी था। रसलीन उपनाम से ये कविता लिखते थे। अब बचते हैं ये हमारे ठाकुर के बारे में बात करते हैं। तो ठाकुर का जन्म हुआ था 1766 में। कब हुआ था? 1766 में ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम था गुलाब राय। तो जन्म काल के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन या छंद विवेचन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतीराम, तोस, रसलीन प्रवृत्ति अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही? किस रस की प्रधानता रही? श्रृंगार, भक्ति, शांत या रौद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार। रीतकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या बुंदेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतिराम, पद्माकर, देव, भिखारीदास का नाम आता है। भिखारीदास ने तो यह मिथक ही तोड़ दिया कि ब्रजभाषा में रचना करने के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाष ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सो जानयो। यानी
यह आवश्यक नहीं है कि अगर आपको ब्रजभाषा में रचना करनी है तो आपको ब्रज में रहना आवश्यक है, ऐसा आवश्यक नहीं है। इन्होंने ये मिथक ही तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया, दोहा, चौपाई या छप्पै? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवैया। रीतियुगीन कवियों के प्रिय छंद हैं कवित्त, सवैया, दोहा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय, सर्वाधिक प्रिय रहा था सवैया, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। चिंतामणि रीति को काव्य का स्वभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रीति को काव्य का स्वभाव। अगर वहीं हम बात करें डॉक्टर भागीरथी मिश्र और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, तो इन दोनों ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है केशवदास को, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा चिंतामणि को। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतिकाल का समय था 1050 से 1375 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, 1373 से 1700 विक्रम संवत तक। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने रीतिकाल की सीमावधि 200 वर्षों तक मानी है। 200 वर्षों तक मानते हुए उसकी समयावधि क्या निश्चित की है? 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। लेकिन जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं, डॉक्टर मोहन अवस्थी हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, इन्होंने रीतिकाल का आरंभ 1600 ईस्वी से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750 विक्रम संवत या 1600 से 1850 विक्रम संवत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1700 से 1900 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या मध्यकाल? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया। लगभग 1643 से 1843 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्रबंधु ने या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। देखिए जो रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने तो रीतिकाल कहा है, ठीक। अगर हम बात करें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। मिश्रबंधु को देखें तो मिश्रबंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करें तो इन्होंने कला काल कहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। मिश्रबंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डॉक्टर गुलाब राय ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्रबंधु ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्रबंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रबंधु ने। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्रबंधु ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? डॉक्टर गियर्सन, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को तो जयकाल कहा है और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। अब हम रीतिकाल के नामकरण को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर इसे रीतिकाल का नाम दिया। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की बात करें तो इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल कहा और मिश्रबंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने इसे श्रृंगार काल कहा है। और अगर देखा जाए तो इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जिसे श्रृंगार काल कहा है क्योंकि इस काल में श्रृंगार काल की अधिकता रही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।